बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इलेक्शन की गहमी वैसे तो शुरू नहीं हुई उस तरह से जैसे कि एक्सपेक्टेड थी। तकरीबन कुछ दिन रह गए हैं, 25 तारीख है, आज 20 तारीख है, तो मेरे ख्याल है 1 महीना ही रह गया है तकरीबन। जो एक्सपेक्टेड थी गहमी वो अभी तक नहीं है। उसके बावजूद जैसे ही अपीलें निपटाई जाएंगी, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है, तो तवक्को की जा सकती है कि एकदम से जो पोलिटिकल एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। सो आप जो असासाजात की तफसीलात हैं और जो फहरिस्तें हैं आवेज़ा करने से पहले, वो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि उसको अब पब्लिक किया जाएगा कि आम वोटर भी जान सके कि उसका जो नुमाइंदा है वो कितने वजन का है, उसके पास कितने असासे हैं, उसके पास कितनी रकम है। यूँ तो हर नेशनल असम्बली का जो मेंबर है और सेनेटर है और सूबाई असम्बली का, उसको देने होते हैं हर साल अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराने होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन चेक एंड बैलेंस है जो कि हमें देखने को मिलता है जमहूरियत के अंदर और इलेक्शंस के हवाले से, जो हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके हवाले से। सो अब जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक जरदारी साहब के, बिलावल के, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के आज उनके भी गोशवारे सामने आए हैं। कागजात नामजदगी के जो हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। बिलावल 1.5 अरब रुपए के, इमरान खान जो हैं वो 4 करोड़ रुपए उन्होंने शो किए कि उनके असासे हैं तकरीबन 4 करोड़। ये याद रहे कि जो उनके बनीगाला का बंगला है, जो कल की तफसीलात हैं उसमें 1 करोड़ शायद बताया गया है, जबकि जो असासे बताए हैं इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे एक एमएनए के तौर पे, वो मौजूदा कीमत यानी 75 करोड़ के मुताबिक दिखाए गए हैं। सो ये कंफ्यूजन बरकरार है कि जो गोशवारे होते हैं वो मौजूदा कीमत पे होते हैं और जो कागजात नामजदगी है वो ओरिजिनल कीमत, जब वो परचेजिंग कीमत होती है, उसके ऊपर शो किए जाते हैं। इसको बहरहाल हम अभी कोशिश करते हैं कि जाने कि ये क्या राज है। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने 85 करोड़ रुपए के असासे जो हैं वो शो किए हैं। ये याद रहे कि कुछ अर्सा पहले टेलीविजन पे उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके भी असासे अब 85 करोड़ रुपए के उन्होंने शो किए हैं। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि इलेक्शन क्या सिर्फ जो है वो सरमायादारों का खेल रह गया, और इसके साथ साथ जो सिंध, पंजाब, केपीके और बलोचिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की रिशफलिंग शुरू हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बलोचिस्तान में स्टेटस को है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे क्या है, ना ही मीडिया उसको बता रहा है, ना ही बहुत ज्यादा खबरें मंजरे आम पे आ रही हैं। सिंध के अंदर अलबत्ता कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं, पंजाब के अंदर भी तब्दीलियां हुई हैं, केपीके के अंदर भी कोई खास खबरें नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी की रिशफलिंग और जो सूरत हाल है वो क्या है, आजाद, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मामला टिकटों की तकसीम पीटीआई की, और अभी भी इस वक्त भी धरना खान साहब के घर के बाहर जारी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तमाम जो पाकिस्तान के मायानाज तबसरा निगार हैं उनके साथ हैं। सो देखेंगे कि आने वाली पार्लियामेंट कैसे हो सकती है, इंतखाबात में कौन जीत सकता है, हर सूबे की सूरत हाल क्या है, और मकसूद का जो केस है उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तबसरा निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फहद हुसैन साहब, एडिटर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्सप्रेस ग्रुप के साथ इनकी वाबस्तगी है। जनाब मजहर अब्बास साहब, अगेन बहुत बड़ा नाम, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। और जिब्रान नासिर साहब तज्जिया निगार भी हैं, लॉयर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और अभी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। पता नहीं इनके कितने असासे हैं, वो इनसे भी पूछेंगे। आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, ये भी पूछेंगे। आप सब लोगों को खुश आमदीद। और मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपसे सर आगाज़ करते हैं। एक तो ये कुछ दिन बाकी रह गए हैं आम इंतखाबात के अंदर, आपको क्या लगता है सिंध के अंदर अलायंस बन गया है, एक जीडीए पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज उनके कोई 4-5 इलेक्टेबल्स भी चले गए हैं, पीपल्स पार्टी छोड़ के जीडीए के साथ मिल गए हैं। तो क्या सिंध की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल क्या लग रहा है आपको इलेक्शंस के बारे में? देखें, सिंध में ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, ये इस तरह की कोशिश पिछली दफ़ा भी हुई थी, लेकिन क्योंकि सिंध में जो कौमी सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है, उन्होंने सिंध को तकरीबन एक तरह से नज़रअंदाज ही किया है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई सियासी तंजीमकारी नहीं की। तो ये जो भानमती का कुंभा जो जमा हुआ है जीडीए का, उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी शोहरत
खुद पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा लोग मायूस भी हैं, बददिल भी हैं, लेकिन उनके Choice पास नहीं। कोई बहुत बेहतर मुतबादिल नहीं है। और अभी ये जो आप बात कर रही थी नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की, रिशफलिंग की, तो सिंध में अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है उनको इधर उधर उन्होंने किया है, लेकिन सिंध से बाहर नहीं भेजा। यहाँ तक कि जो साबिक वजीर आला, दो जो वजीर आला हैं, उनके रिश्तेदार भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसी तरह से सिंध में मौजूद हैं, सिर्फ उनकी जगहें तब्दील की हैं। जबकि पंजाब से आप देख रहे हैं कि आखिरी वक्त जो मैंने चेक किया था कि कोई 44 ब्यूरोक्रेट्स को इस्लामाबाद उन्होंने भेज दिया है। यही सूरत हाल बलूचिस्तान की, जैसा कि आपने बताया कि जो बिजनजो साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो मरी साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और वहाँ से भी कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसी रिशफल अब तक सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, जो कि बहुत तो- जरूरी है क्योंकि लॉयल्टीज हो जाती हैं ब्यूरोक्रेसी की भी हुकूमतों के साथ। पंजाब में तो अभी आपने कहा कि उनको चेंज किया है। वहाँ तो KPK आज की क्या एडवोकेट जनरल को भी तब्दील कर दिया है। केपीके की क्या सूरत हाल है सर? अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तला किसी के नहीं पास भी मेरा ख्याल है इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैं फात साहब आपके पास आऊंगी सर, आपको क्या लगता है ये जो रिशफलिंग है इसका कोई फायदा होगा? और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल कि ये जो गोशवारे जाहिर किए जाते हैं इसकी क्या कितनी अहमियत होती है सर? असमत, दोनों जो आपने नुक्ते उठाए हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो तबादले हो रहे हैं, जो तकर्रियां हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि ये एक परसेप्शन बने और ये एक तासुर जाए कि इसमें जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो इलेक्शन करवाने की बहुत हद तक जिम्मेदार होगी, उसकी वफादारियां जो हैं वो किसी एक खास जमात के साथ नहीं है। तो उस हवाले से तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुई है वो उस तासुर को कम करने की बजाय कि वफादारियां किसी एक के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो उस तासुर को कहीं ज्यादा ना बढ़ा दें। तो जिस तरीके से मुर्तजा सोलंकी साहब बात कर रहे थे कि ये चारों सूबों में जो रीशफल हुआ है, इन चारों सूबों से एक ही तासुर उठना चाहिए। और ये जो इमीडिएट पहला जो फेज आया है, इससे बदकिस्मती से उस किस्म का तासुर नहीं आ रहा है। मुमकिन है कि आने वाले 1-2 दिन में जब ये तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए, बट इनको इलेक्शन कमीशन को ये बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा कि मतलब perception खराब ना इलेक्शन हो। की जो गैर जानिबदारी है उसको शो करने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये भी जो है वो पब्लिक किया जाए कि कौन कहाँ था और अब कितना रहा है। मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बारे में तो हर तफसील हम देख रहे हैं, उन्होंने कितनी बकरियां खरीदी, उनके पास गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 5 सालों में क्या कमाया, किसके साथ कितनी लॉयल्टी रही, असल किरदार तो इन लोगों का है, वो तो कभी सामने नहीं आया। अब देखिए कल निगरान वजीर आजम साहब जो हैं उनके जो असासे देखे हैं तो लोगों को पता चला। तो आप फात साहब, आप क्या समझते हैं कि सबकी तफसीलात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तकर्री और तबादले के साथ साथ? देखिए, पहले राउंड में तो ये जो कानून है वो ये कहता है कि जो भी पब्लिक ऑफिस के लिए उम्मीदवार है उसके असासे जो हैं वो सामने होने चाहिए। अब वो उसका दायरा कार अगर बढ़ाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी इस माशरे में उतनी बेहतरी है। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है ये भी जरूरी है कि ये माजी में हम देखते आए आसमा कि ये जो भरे जाते हैं कागजात और जिस तरह असासे अपने दिखाए जाते हैं, इसमें बहुत सारी 2 नंबरियां होती हैं। कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, कुछ सेलेक्टिव चीजें दी जाती हैं, कुछ एक दूसरे के नाम चीजें करके कुछ हेरा फेरी की जाती है। अब क्योंकि ये सादिक और अमीन वाला मामला 62 और 63 कागजात नामजदगी पर गलत बयानी पर लागू हो चुका है, तो इस बार ये बड़ा एक सुनहरी मौका है तमाम लोगों के लिए कि इन ये जो कागजात हैं इनमें जो असासे दिखाए गए इनको वाकई में उतनी संजीदगी से लिया जाए, और अगर जरूरत पेश आए ले रहे तो अदालत संजीदगी में से। जाना बहुत सारे चाहिए। लोग तो अपनी मतलब अब शादियां भी बता रहे हैं, और क्या करें, मतलब उनको तो करना पड़ता है ना अब वो उनको करना पड़ेगा, ये तो सबके सामने है। लेकिन मजहर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए कोई क्वेश्चन ना उठे, क्या क्या कुछ करना बाकी है अभी भी, जो कि 1 महीना बाकी है और नहीं नजर आ रहा? मजहर साहब,
जी, मज़ साहब से हमारा राब्ता नहीं है। जिब्रान, आप बताइएगा, आपने तो इलेक्शन लड़ा है, अपने जी। पूरे असासे शो किए हैं आपने? मैंने जी स्क्रूटनी का नहीं। इंतजार नहीं किया था। जिस हाँ। दिन मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे, हाँ। उसी दिन मैंने फेसबुक और ट्विटर के जरिए वीडियो बना के अपने सारे असासों की तफसील बता दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह नैब ने, FBI, स्टेट बैंक सबने क्लियर किया। और आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ कि मेरे टोटल असासे 1,38,000 हैं। सुन के आपको ताजुब होगा। नहीं, हमें तो हंसी आ रही तो आज है। आप ताज्जुब की बात हाँ। कर रहे हैं, हमें हंसी मैं आ कह रही रहा है। हूँ। गाड़ियां कितनी हैं? गाड़ियां कितनी हैं आपके काम पास? काम करने के लिए जिब्रान पाकिस्तान में नासिर, जो है, गाड़ियां वो कितनी हैं नीयत आपके की। पास? हाँ, वो सर, अगर आप करीम को गिनेंगे तो हजारों हैं, अगर आप टैक्सियां गिनेंगे तो शायद लाखों हो जाएंगी, और रिक्शे गिनेंगे तो भी बहुत सारे हो जाएंगे। मेरी गिनेंगे तो मेरे वालिद की है, जो मेरे वालिद के नाम पे, तो और मेरे वालिद मेरे डिपेंडेंट नहीं, चूंकि आज भी वो नौकरी करते हैं, और मेरी वालदा उनके चले, निकाह पे तो भी डिपेंडेंट नहीं है। बहन की मेरी शादी हो जिब्रान, गई। जिब्रान अकेला ही- आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि आपके पास एक गाड़ी तो है। बेचारे बिलावल और इमरान खान दोनों के पास कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सर देखिए, मुझे खुशी इस बात की भी है कि गो कि मैं पार्लियामेंट में नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ, और तकरीबन आधे से ज्यादा पार्लियामेंट से ज्यादा टैक्स पे करता हूँ इस मुल्क के अंदर। हम पे तरह तरह के इल्जाम और बातें होती रहती हैं, हम अपने काम पे तवज्जो देते हैं, खुशी है। मगर मुझे इलेक्शन जिब्रान कमीशन इस अपना बात के ऊपर भी हैरत है कि किया। आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे 1 लाख रुपए में? सर, आपका तो पोस्टर भी नहीं बनेगा 1 लाख में। नहीं, देखिए वो मेरे अपने असासे हैं। मैंने अपना इलेक्शन अकाउंट जो है वो 2 रोज पहले पब्लिक किया है, क्योंकि मुझे अवाम ने, मेरी हल्की के अवाम ने कहा था कि हम आपकी कैंपेन को स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, मैंने good। फौरन अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, क्योंकि मैंने जाके पहले एक चार्ट अकाउंटेंट फर्म को अपॉइंट किया कि पहले दिन से जिस दिन मेरे अकाउंट में रकम आएगी उसकी ऑडिटिंग शुरू होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना पोस्टर पब्लिक किया कि ये मेरा अकाउंट है, हल्के की आवाम जो इसमें डोनेशन दे मैं उसी से करूंगा। मेरे पास वैसे ही लिमिटेड स्कोप है, चूंकि आजाद उम्मीदवार होने के नाते 30 जून से पहले मुझे अपना इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। मैं अपने पोस्टर एक बार छाप सकता हूँ, 2 बार नहीं छाप सकता। बाकी पार्टियों ने छाप दिए हैं, मुझे तो 2 बार छापने पड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। ये तो फिर हम साल के हिसाब से बैक पर हूं, मगर हौसले के हिसाब से फ्रंट। नहीं, आपको फिर कैंपेन के साथ दुआ भी करनी पड़ेगी ना मज़हर साहब। आप ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक आम आदमी के लिए इंतखाब लड़ना आज भी उतना ही नामुमकिन है जितना कि शायद पहले दिन था। हम शायद भुट्टो साहब के ज़माने में सुनते थे कि खंबे को टिकट मिली, मजदूर को टिकट मिली और वो जीते। आज अभी तक ऐसा नहीं है। हम तो जो असासे देख रहे हैं, करोड़ों अरबों में हमारे रहनुमा है माशाल्लाह। पैसे होना बुरी बात नहीं है, मगर तफसीलात अभी भी पूरी नहीं है शायद। मज़हर साहब जी देखिए आसमा, एक तो ये कि क्योंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, और ना उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, ना ही जमहूरी किया है। अगर सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करें तो एक आम आदमी को वो इलेक्शन लड़वा भी सकती हैं और इलेक्शन जितवा भी सकती हैं। अभी आपने भुट्टो साहब की मिसाल दी, पीपल्स पार्टी चाहे 1970 में हो या MQM 1988 में हो। MQM ने 88 में ऐसे लोगों को इलेक्शन जितवाया कि जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे इलेक्शन लड़ने का या सियासत में आने का। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा, लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज जब तक मजबूत नहीं होंगी और ये इलेक्टेबल, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, जब तक आपके यहाँ आम आदमी का इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। देखिए इंडिविजुअली जिब्रान नासिर लड़ ले या XYZ और कोई भी लड़ ले, वो इसलिए उनको कामयाबी के इम्कानात कम लगते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल फोर्स उनके साथ नहीं खड़ी होती। अगर यही जिब्रान नासिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते और वो पॉलिटिकल पार्टीज को लोग जाके वोट देते, ये नहीं देखते कि वो किसको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वोट डालना मज़हर साहब बड़ा जरूरी है, और ये जो प्रोसेस है इसका चलना बड़ा जरूरी है। हम ब्रेक से आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो गैर जानिबदार इलेक्शन है, आपको लगता है कि नंबर 1, नंबर 2 टिक मार्क करें, नंबर 3 ब्यूरोक्रेसी से लेके पोलिंग डे तक के जो इक़दामात हैं वो इस नज़र आ रहा है कि निगरान सेटअप वो ठीक कर रहा है कि इंतखाबात शफाफ होंगे? देखिए असल में हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की जब भी आपने बात की वो इतनी पोलिटिसाइज है कि अगर आज पीपल्स पार्टी का दौर है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई, जो दूसरी ब्यूरोक्रेसी आएगी उसके बारे में लोग उन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में अभी भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो DIG है इसकी एफिलिएशन किसके साथ है, ये जो सेक्रेटरी है इसकी एफिलिएशन किस तरह है। और ये मैं इसमें किसी को नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबल करार देता हूँ कि उन्होंने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए
ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए, बिल्कुल पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने के लिए वो रोल प्ले नहीं किया जो उनका फर्ज था। बिल्कुल। और इसीलिए ये क्रिटिसिज्म आता है कि जी आज नौकरशाही को आप तब्दील कर दें तो ये एंटी पीएमएलएन या एंटी पीपल्स पार्टी या एंटी पीटीआई हो जाएगी। कल जब किसी और की हुकूमत होगी तो आप यही तसव्वुर करेंगे कि जी जो दूसरा आएगा ब्यूरोक्रेट वो हुक्मरान जमात के खिलाफ बिल्कुल। होगा। अच्छा तो मसद बिल्कुल ये बात तो सर ये बात तो है, लेकिन मैं अभी एक ब्रेक लेने वाली हूँ। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो इस पे बात करेंगे इम्कानात क्या हैं। अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को चैलेंज मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर मतलब एक बड़ा अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, हर पार्टी को चैलेंज किया जा रहा है। अब इस इलेक्शन के अंदर पहली बार तो नहीं रही, जीडीए खड़ा हो गया, उनके मुकाबले पे टफ कंपटीशन होगा, हो सकता है पीपल्स पार्टी जीत जाए। पंजाब के अंदर पीटीआई नून का मुकाबला है, केपीके के अंदर पीटीआई एमएमए का मुकाबला देखने को मिलेगा। बलोचिस्तान हुनूज खामोश है, कुछ समझ नहीं आ रहा वहां पे क्या होगा। तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है, मुमकिना तौर पर नताइज क्या हो सकते हैं? आपने बहुत ही खौफनाक किस्म का सवाल पूछ लिया आसमा, क्योंकि यही वो सवाल है जिसकी बुनियाद पे तमाम तर जो तज्जिए हैं इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखिए मुझे ये लग रहा है कि बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन जो है इसका रिजल्ट पंजाब से निकलना है। सिंध में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जीडीए खड़ी हो गई है, लेकिन मुझे सिंध में कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बड़े आराम से वहां से जीत कर उभर कर सामने आएगी। हाँ, इस बार जो इंटरेस्टिंग जो मुकाबले हैं वो है कराची इज फॉर द फर्स्ट टाइम अप इन द एयर। किसी को नहीं मालूम कि वो जो वोट है एमक्यूएम का क्या वो किस तरीके से क्या वो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों में रहेगा, वहां से बाहर निकलेगा, और अगर बाहर निकलेगा तो कितना पीटीआई के पास जाएगा, कितना पीपल्स पार्टी के पास। तो कराची जो है मेरा ख्याल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। दूसरा ऑफकोर्स पंजाब है, पीटीआई और नून के दरमियान, नून लीग के दरमियान 1-on-1 फाइट है। पीपीपी मेरा ख्याल है फैक्टर नहीं करेगी। स्पॉइलर जरूर होंगे, छोटी जमातें जरूर होंगी, लेकिन वो स्पॉइलर्स जो हैं वो जो मेन लड़ाई है 1-on-1 पीटीआई और नून की, उसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे होंगे। केपी में जाहिर बात है कि पीटीआई जो है कहा जा रहा है सबसे मजबूत जमात है, लेकिन कितना मुकाबला दूसरी जमातें करती हैं ये बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान आपने कहा कि वो कभी प्रेडिक्ट करना जो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो बाप पार्टी है उसके बारे में सर वो केपी में भी माँ है, एक तरफ माँ है और एक तरफ बाप है। एमएमए जो है उसको माँ और बाप कहा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा जिब्रान, अभी कराची का जिक्र किया था फाद साहब ने, तो कराची में ज़ाहिर आप तो खुद इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है एमकेएम के पीछे हटने से नए जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं, पिछली दफा पीटीआई ने फायदा उठाया थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, फायदा होगा या नहीं होगा? और आजाद लोग भी इसीलिए सामने आ रहे हैं ज्यादा कि शायद वो इस सूरत हाल का फायदा उठा सके। देखिए, दो बातों को लेके चलते हैं। एक बात मजहर साहब ने की थी कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं उनके मंशूर के लिए, उनकी आइडियोलॉजी के लिए, मगर खुद उन्होंने फिर आगे ये बात भी कही ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, सासों के हवाले से, कि वही पार्टियां अपने मंशूर को, अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते नजर नहीं आती। और कराची की आवाम भी हद तक जो है नाला हो गई है, खासतौर पर कुछ मखसूस सड़कों में तो बहुत ज्यादा नाला हो गई है। और कराची में उस तरह का एक फेस कंपटीशन नहीं होगा जिस तरह पंजाब में दो पार्टीज के बीच में है। यहाँ पे जब कराची के वोट की तकसीम की बात करेंगे तो जो पार्टी गेन करते नजर आती है प्योरली ऑन बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन, कि कैसे उन्होंने अपने पॉकेट्स के इस पोलिंग बूथ से इतने वोट मिलते थे, फला पोलिंग बूथ से इतने वोट मिलते थे, तो इसको इस हल्के में ले आओ, इस हल्के में ले आओ, वो फायदा पीपल्स पार्टी को जाएगा जो डिलिमिटेशन पे वो गेन करेगी। मगर जहां तक एमकेएम की वोट की बात करते हैं, एमकेएम की जो स्पेस श्रिंक की गई थी, जो उस पर क्रैकडाउन हुआ, जो उन्होंने खुद अपनी गलतियां, खामियां, बेवकूफियां की, उसके बाद वो जगह चूंकि पीटीआई फिल नहीं कर सकी, पीटीआई ने संजीदगी, मुस्तकिल मजाजी और दूरअंदेशी नहीं दिखाई, तो पीएसपी की गुंजाइश पैदा हो गई। मगर एक आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जिन वोटरों को आपने मुत्तहदा के पिछले 3 साल के अंदर जो सेक्टर ऑफिस पे क्रैकडाउन हुआ, जो आप लोगों को आपने अगवा किया, जो लोगों को आपने उठाया, कुछ टॉर्चर हुए, कुछ गिरफ्तार हुए, वो अच्छा था बुरा तो एक बात की बहस है, मगर ये पहला मौका है उन तमाम इलाकों की आवाम के पास आके अपना जवाब देने का। तो ये हम अंडरमाइन ना करें कि वो आएंगे तो किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे। हो सकता है ये एक उनका एक जमीर के हवाले से या उनका एक मैंडेट के अपने एक जवाब के हवाले से कि जी पहली बार मौका मिला जवाब देने का तो हम जवाब दे देते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके पास ये मौका है कि वो जवाब दें, लेकिन मजहर साहब हमने सुना कि मुत्तहिदा के जो बानी है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना लड़े, बायकॉट करें, उसका कितना फर्क पड़ेगा सर?
जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर उस बॉयकॉट में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना मैसेज अपने वोटर्स तक पहुंचाया, जो उनके फॉलोअर्स हैं उस तक पहुंचाया, तो यकीनन, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ MQM फैक्टर को ही होगा, MQM को ही होगा, किसी हद तक PSP को हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा फैक्टर है जिसकी जिब्रान ने अभी इशारा कर रहे थे। देखिए, अगर आपको याद हो तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बाई इलेक्शन हुआ था जो PTI ने बड़े ज़ोरों से लड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा रेंजर्स, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, उसके बावजूद तकरीबन 90,000 की लीड से, अगर मुझे सही याद हो, तो बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ गया था। और वो बिल्कुल एक लोग उसको 1988 वाला इलेक्शन कह रहे थे MQM के फेवर में। ठीक, क्या उस तरह का रद्द-ए-अमल जिसका इशारा थोड़ा सा जिब्रान दे रहे थे, क्या वो रद्द-ए-अमल हमें नज़र आएगा? प्रॉब्लम सिर्फ MQM पाकिस्तान के इन दो धड़ों की है जो PIB और बहादराबाद हैं, कि ये किस हद तक मुत्तहिद होके अगले चंद हफ्तों में बाहर निकलते हैं। अगर इनके अंदर वही बिकरिंग्स नज़र आई, वही एक दूसरे के खिलाफ हेट नज़र आया, तो फिर आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है MQM का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये भी जिब्रान ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डीलिमिटेशन का अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है। और शायद PTI इसको रियलाइज नहीं कर रही कि इमरान खान की सीट भी खतरे में पड़ सकती है 243 की। अच्छा, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ठीक, तो ये इसका मतलब ये इमरान को वहां से लड़ाया है। मेरा एक थोड़ा सा मज़हब साहब एक सवाल है, सोलंकी साहब से पूछ लेती हूँ कि अगर ये बायकॉट का कहते हैं मुत्तहिदा के बानी, और 15 से 20 हज़ार जैसे कि एक इलेक्शन में वो नहीं आए, वोटर्स नहीं आते, तो फ़ायदा किसको होगा? जैसे मज़हब साहब कह रहे हैं कि शायद PSP और उसके दरमियान में ये गेम रहेगी, पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठा सकती है। देखें, पीपल्स पार्टी के जो मखसूस इलाके हैं कराची में, मज़हर ज़्यादा आपको बता सकते हैं, वहाँ पर उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो ये पॉकेट्स हैं, हाँ, लेकिन जो रिवायती जो MQM के जो इलाके हैं, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा होने वाला है। वहाँ नुकसान तो होगा ना किसी न किसी को, यानी MQM को। देखिए, मुझे डर इस चीज़ का है कि जो मुहाजिर अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पर जो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो बहुत कम होगा। अब उसमें उसके हैरत अंगेज नताइज भी निकल सकते हैं। ठीक जी, मैं सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आसपास सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका फायदा मुझे MMA को जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह ये कि जमात इस्लामी का जो वोट है, जमात इस्लामी MMA को, जमात इस्लामी की जो 2-3, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। अच्छा, जान भी करें तो आप तीन कराची को तो बहुत आसमा बहुत इंटरेस्टिंगली उसका फायदा PMLN को भी हो सकता है। अच्छा, PMLN की एक जो लियारी की कुछ जगहें थी, वो मुझे लगा कि साहब लड़ रहे हैं एक मिफ्ता साहब तो जो लड़े उसमें तो खुद काफी टफ कंपटीशन है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी। शहबाज शरीफ जहाँ से लड़ रहे हैं, वो किस एरिया से लड़ रहे हैं? कराची में आसमा, जो कराची में एक फायदा जो नून लीग को, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को उन्होंने लड़ाने का फैसला किया, वो ये कि कराची ऑपरेशन की जो सक्सेस है वो नवाज शरीफ से लिंक कर रहे हैं। यहाँ का जो खास तौर पे, अगर आप पश्तून बेल्ट में चले जाएं, आप पंजाबी बेल्ट में चले जाएं, वो ऑपरेशन के साथ करे कि अमन उनकी वजह से आया। अच्छा, मैं फाद साहब, मैं ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। चलते चलते पंजाब पे भी आप कमेंट कर दें, फिर मैं अगले पोर्शन पे बात करूंगी। पंजाब में भी ये कहा जा रहा है कि 100 के करीब नशिस्तें कोई एक पार्टी नहीं ले जा सकती, तो इसका मतलब है कि एक मौलिक पार्लियामेंट होगी, एक ऐसी पार्लियामेंट होगी, असेंबली होगी, जिसके अंदर 2-3 ग्रुप्स जो हैं वो मिलके हुकूमत बनाएंगे। आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप, कौन सी पार्टीज बन सकती हैं, ऐसी इत्तेहाद कर सकती हैं? देखिए, अगर हम माजी को जहन में रखें तो ये इसका जवाब मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये कि नून लीग की जितनी भी जिसे कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, और जो कहा जा रहा है कि जिस बार पूरा सिस्टम जो है वो उनके खिलाफ लगा हुआ है कि वो उनको जीत हासिल ना हो, तो अगर वो कम भी होता है तो फिर भी ये तो नहीं मुमकिन कि वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे या सिंगल डिजिट्स में आ जाएंगे। उसी तरह PTI जो है उसकी परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी हो जाए, मेरा ख्याल है ये मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले लें। और तीसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब से अगर तकरीबन वाइप आउट ही हो जाए, जिस तरह लास्ट टाइम हो गई थी, तो फिर भी इंटीरियर सिंध से उनका एक ब्लॉक है जमात सीट्स का, वो उन्होंने लेना ही लेना है। तो यानी कि ये बात मेरा ख्याल है बड़ी सेफली कही जा सकती है कि ये तीन जमातें जो हैं, PTI, PPP और PMLN, ये तीन
बिल्कुल, यानी पीपीपी जो है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग election। में तो आएगी, यानी पीपल्स पार्टी के बिना अगर कोई बड़ा पार्लियामेंट बनती है तो पीपल्स पार्टी के बिना बहुत कोई important हुकूमत role नहीं बनेगा। बनेगी। लेकिन आप ये ना भूलें कि बहुत इमरान इंपॉर्टेंट रोल होगा पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये ना भूलें कि इमरान खान साहब अभी कल ही एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैंने मखलूत हुकूमत नहीं बनानी। तो वो तो हमने पीएमएलएन के लोगों से भी सुना है कि हमने अगर वाज़ेह अक्सरियत नहीं हुई तो हमने हुकूमत नहीं बनानी, फिर पीछे बचेगी पीपल्स पार्टी, तो वो तो फिर क्या होगा? ये तो इंटरेस्टिंग होगा फहद साहब। आसमा देखें, हाँ, देखिए अगर तो इसमें जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बन सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि मफरूजों पे बात हो रही है कि पीटीआई अगर 100 सीटों के करीब लेती है मजमूई तौर पर, तो फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में टेक्निकली ऑन पेपर आ सकती है। उसमें उनके साथ एमक्यूएम ज्वाइन कर जाए, उनके साथ दीगर इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाए और छोटी जमातें ज्वाइन कर जाए, तो टेक्निकली ऑन पेपर ये हो सकता है। लेकिन अगर वो 70, 80, 85 के उसमें रेंज पर है उनकी टोटल सीटें, हाँ। तो फिर पीपल्स पार्टी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर 30 से 45 के दरमियान सीटें आती हैं, हाँ। तो फिर उनके बगैर हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा। वेरी राइट सर। अच्छा, छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस मौजू पे भी बात करेंगे और मकसूद अहमद का जो हाल ही में कराची में जो सीसीटीवी फुटेज उनका आया है, 4 बहनों जो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं उसको वाइंड अप करें और फिर जाएंगे मकसूद अहमद के मामले के ऊपर जो कराची में सड़क के ऊपर मारा गया जाली पुलिस मुकाबले पे। सिर्फ वाइंड अप कर रही हूँ मुर्तज़ा साहब के, अगर यही सूरत हाल बनती है तो फिर क्या आज़ाद ग्रुप्स की भी गुंजाइश निकल आएगी एक मुअल्लक पार्लियामेंट के अंदर? उसके अंदर फिर क्या, फिर तो क्योस ही होगा। देखें, आज़ाद कुछ लोग सामने आ तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अहमियत है वो बड़ी सियासी पार्टियों की है। और वो जैसा कि फहद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि असल जो पानीपत की लड़ाई है वो पंजाब में है, ख़ास तौर पर वस्ती और शुमाली पंजाब। तो वहाँ पर तो सीधा सीधा ये पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है। मुझे अभी तक सिवाय इलेक्टेबल्स के इधर उधर जाने के मुझे अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जो वोटर्स हैं वो पीएमएलएन को छोड़ के पीटीआई की तरफ। अच्छा, वैसे बिल्कुल, लेकिन जो हम इज्यूम करें ना, ये सब मफरूज़ों पे बात करें, हतमी तो नहीं है, कुछ भी इलेक्शन डे पे हो सकता है, ये ज़रूर हमें अपने नाजरीन को बताना चाहिए। लेकिन जैसे चौधरी निसार है और वो जीत जाते हैं आज़ाद, और उनके साथ आज़ाद कुछ और आ जाते हैं और उनके साथ ग्रुप्स मिल जाते हैं या इस तरह, तो आपको लगता है कि कोई वो सिंधी में कहते हैं आव है काव है, मैं और मेरे साथ मेरा कवा। अच्छा, तो चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके साथ कोई बहुत से अरकान पार्लिमान, यहाँ तक कि कुछ वज़रा जाएंगे, बहुत सारे पंडित ये कह रहे थे कि 40-50 जाएंगे लोग उनके साथ। अब मुझे बताएं कि इतने बरमला ऐलान करने के बाद उनके साथ कौन खड़ा है, कौन गया है पीएमएलएन से उनके पास? कोई भी नहीं गया। तो इसका तो मतलब ये है कि मतलब हम ये समझ लें कि जो भी सूरत हाल बनेगी इसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टेटस को भी है। फहद साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो सिचुएशन बन रही है ये लीड करेगी किसी पॉलिटिकल क्योस को आफ्टर इलेक्शन? सर देखिए, पॉलिटिकल केओस सिर्फ उस सूरत हाल में हो सकता है कि अगर एक बड़ी जमात जो है वो मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दे। वो 2 बड़ी जमातें कौन हो सकती हैं? अगर पीटीआई को इस बार शिकस्त होती है, मिसाल के तौर पर मफरूजा पे हम बात कर रहे हैं, और पीटीआई एक बार फिर कहती है कि जी ये बिल्कुल हम इलेक्शन को नहीं मानते, तो फिर हम एक केओस की तरफ जाएंगे। या अगर नून लीग मुकम्मल तौर पर कहती है कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो फिर एक क्योस होगा। इन दोनों सूरतों के अलावा अगर एक मखलूत हुकूमत आती है, एक वीक गवर्नमेंट होती है, तो शायद क्योस तो ना हो, लेकिन उस तरह की हुक्मरानी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है सब, वो शायद हमें नहीं मिलेगी। वही हुक्मरानी, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल सर, वही हुक्मरानी जो कि जिसकी वाकई लोगों को तब्दीली की ज़रूरत है जिब्रान, और तब्दीली नहीं उस तरह से आ सकी। मसलन हम ये जो मकसूद के केस को देख रहे हैं बार बार, मकसूद का नहीं, इसके साथ साथ 2-3 और केसेस भी रिसेंटली हुए हैं। बस होस्टेस का केस हुआ है, बाकी फुटेजेस मिलती है, देर से मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता, कानून हरकत में नहीं आता, अवाम तक इंसाफ नहीं जाता, तो फिर कैसे जमहूरियत कामयाब होगी जिब्रान? जी जिब्रान को आवाज आ रही है? बोला महसूद का, जी, बाकी के छोटे एनकाउंटर होते हैं। जी
जी, आपको आवाज आ रही है? जी पहले, जी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जनवरी में पहले वाकया हुआ था नकीबुल्लाह महसूद का, उसके बाद वाकया हुआ इंतजार अहमद का। पुलिस ने कहा कि जी हमारे पे क्रिटिसाइज मत करें, हमारा शोर मत मचाएं, ऐसी की बातें ना करें, सारे अच्छे इनकाउंटर भी होते हैं। उसी वक्त ये इनकाउंटर हुआ मकसूद का, तो मकसूद का काउंटर छूटते के साथ पुलिस ने बोल दिया जी गुड इनकाउंटर, अच्छा इनकाउंटर, और सबको इन्होंने इनाम बांट दिए पुलिस वालों को। मजहर अब्बास साहब मेरे साथ CPLC के उस इवेंट में मौजूद थे जिसका नाम था अकाउंटेबल पुलिसिंग, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारान ने मेरे साथ खड़े मकसूद के वालिद को बोला कि भाई इस वाकये की कोई फुटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप लोग क्यों मजाक कर रहे हैं? तो जी मैं दोबारा आपके पास आती हूँ मजहर साहब। जी वो पुलिस वाले जो जी जी जिब्रान, तो वो कहते हैं कि वापस आई है, मगर बात इसी है कि अगर हम इस वक्त कराची शहर की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो हुकूमत चली गई, IG साहब तब्दील हो गए, रकीब का वाकया हो गया, इंतजार का वाकया हो गया, मकसूद का वाकया हो गया, क्या सिंध के अंदर पुलिस में कोई रिफॉर्म आया? क्या इनकाउंटर्स आने वाले इनकाउंटर्स की कोई इंक्वायरियां बैठेंगी? क्या कुछ ऑटोमेटिक इंक्वायरी होगी? क्या हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-2 घंटे रोज निकाल के प्राइम टाइम में आज इस कत्ल पे बात करें, कल उस कत्ल बात करें, ताकि मिनिस्टर मजबूर हो कोई बयान देने पे, कोई काम करने पे? हम लोग इदारों को मजबूत करते हैं, ये इदारों को मजबूत। और देखिए ना मज़हर साहब, आप जैसे जिब्रान कह रहे हैं कि ये तो ये अवाम से रिलेटेड है। आज जैसे जमाल लगारी की फुटेज चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वो गए, लोगों ने रास्ता रोक लिया, उन्होंने कहा जी आपको हम नहीं वोट देंगे क्योंकि आप 5 साल के बाद आए हैं यहाँ पे। जमहूरियत में गिरेबान अवाम पकड़ते हैं। और क्या आपको लगता है कि इस तरह की नाइंसाफियां होंगी तो लोगों का एतमाद रहेगा जमहूरियत के ऊपर? देखिए लोगों का एतमाद निजाम पे वैसे नहीं रह रहा, मजबूरी थोड़ा सा जी जी मज़ा देखिए थोड़ा सा जो आपने पिछला वाइंड अप किया उसमें सिर्फ मेरा ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में कोई एक पार्टी कम से कम सिंपल मेजॉरिटी लेकर आए, चाहे वो PML हो, चाहे PTI हो, कोई भी हो, ताकि उसको अकाउंटेबल किया जा सके सही मानों में। वरना होता यह है कि जब कोalition बनती है तो आधे इल्ज़ामात आप एक पार्टी पे रखते हैं, आधे दूसरे पे रखते हैं, और एक दूसरे के, तो मेरा ख्याल है ये मौका देना चाहिए। दूसरा ये जो वाक़या है या इससे पहले जो वाक़या है, देखिए जब हम ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो इतने सीरियस हो गए हैं। और ये जो पुलिस वाले मामलात हैं कराची में या सिंध में, इसका किसी हद तक 1989 में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जब गवर्नर थे, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला था जो CPLC की शक्ल में हमें सामने आया था, और उस वक्त उसके नताइज बहुत अच्छे आए थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम के हवाले से, दीगर कार लिफ्टिंग के हवाले से। जो आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे कौन सा अमल, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे कौन सा अमल हुआ? नकीबुल्लाह महसूद के उसमें हुआ अभी तक, या ये तनख्वाहों का मामला जो मीडिया के वर्कर्स का है वो मामला हल हुआ? नहीं हुआ सर अभी तक। कोई ये कानून से बालातर हो गए हैं लोग। ये